अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी HSC पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के इंग्लिश का पेपर। और सेकेंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में आपने देखा होगा सेक्शन ए जो कि आपका होता है 20 मार्क्स का। ये सेक्शन आपको 25 मिनट्स में करना होता है। सवाल में आपसे कहते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर ABCD फॉर द क्वेश्चन इन द आंसर शीट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन देयर। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क, यानी हर सवाल जो आपको दिया जाता है उसका 1 मार्क होता है। एग्ज़ाम में एक मार्क की बड़ी अहमियत होती है और आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे, नंबर 1 फ्रेज़, नंबर 2 क्लॉज। और ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस का इस्तेमाल यानी उनके क्वेश्चंस न सिर्फ आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में आते हैं बल्कि आगे भी अगर आप कोई एंट्री टेस्ट देते हैं या कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं, यानी आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वहाँ पे आप मिस्टेक कर जाते हैं। फ्रेजेस में आप सीखेंगे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और अपोजिटिव फ्रेज। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इसी तरह हम क्लॉज की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज। ये क्लॉज जो होते हैं ये भी क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। आपको इन्हें पहचानना आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन के अंदर किसी जगह ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो आपको पता हो कि ये क्लॉज कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की वीडियोस में अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैट वॉज सिटिंग अंडर द चेयर। द अंडरलाइन पार्ट इज ए एंड व्हाट। ऑप्शन है आपके पास फ्रेज, क्लॉज, जर्न, कॉम्प्लीमेंट। अब ये 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये अंडरलाइन जो पूरी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है छोटी सी, ये क्या है। आप 10 सेकंड के लिए स्लाइड को पॉज करें और ज़रा देखें इसका आंसर क्या है। 10 सेकंड बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसका रीज़न भी बताऊंगा। सो आई एम गोना पॉज इट फॉर 10 सेकंड्स। यू कैन थिंक अबाउट द आंसर। द करेक्ट आंसर इज फ्रेज। अब ये फ्रेज़ क्यों है और फ्रेज़ क्या होता है, ये ज़रा नीचे आप डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ और साथ में समझा भी देता हूँ, इसलिए आप ज़रा लेक्चर को गौर से सुनिएगा। फ्रेज़ जो होता है ये वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस के अंदर, यानी आप ये समझ लें कि ये सेंटेंस के अंदर एक यूनिट होता है छोटा सा जो कि कोई कॉन्सेप्ट देता है। फ्रेज़ जो होता है उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, इसीलिए वो कंप्लीट थॉट नहीं देता, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है और वर्ब सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो उससे आपके सेंटेंस के मीनिंग क्लियर होते हैं। लेकिन फ्रेज जो होता है उसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, तो आपको ये नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है और आपको ये भी नहीं पता होता कि एक्शन क्या हो रहा है। और फ्रेजेस की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, मैंने यहाँ कुछ आपके लिए लिख दी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेंटेंस के इस पार्ट की तरफ देखें जिसे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अंडर जो कि एक प्रपोजिशन है, द ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, और चेयर जो कि एक नाउन है। चूँकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है इसलिए ये आपका फ्रेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। अगेन 10 सेकेंड के लिए मैं इसे रोकूंगा, आप पॉज करके इसके आंसर को अपने जहन में रखें, फिर देखिए ज़रा आंसर क्या है। This is the town where my uncle's family live. The underlined part is 10 seconds आपके पास हैं, सोचिए ज़रा आंसर। आपका आंसर है क्लॉज। अब ये क्लॉज क्यों है ये देख लीजिए ज़रा क्लॉज की डेफिनेशन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्लॉज a group of words that includes a subject and a verb. अब पीछे फ्रेज में आपने पढ़ा था कि उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लॉज जो होता है इनके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। वेयर को आप छोड़ दीजिए, माई अंकल्स फैमिली ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। माई अंकल्स फैमिली, मेरी अंकल की फैमिली। लिव आपका वर्ब है।
तो चूंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है तो ये आपका क्लॉज हो गया, ये आपने पहचान लिया। अब जब आपको क्लॉज के बारे में पता चल गया तो फिर आगे क्लॉज की बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो चलें अभी पहले क्लॉज को कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको फ्रेज समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। God helps those who help themselves. The underlined part is coordinate clause, subordinate clause, adverb clause, complement. Think about it. You got the 10 seconds. It's subordinate clause. ये आपका subordinate clause होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, नीचे देख लीजिए। क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो कि स्टैंड अलोन मीनिंग रखते हैं, यानी वो अकेले ही सेंटेंस पूरा होता है मीनिंग को बताने के लिए। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जिन्हें आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, वो डिपेंड करते हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे, इसीलिए आप उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर आप खाली इस सेंटेंस को देखते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। जब आप कहेंगे गॉड हेल्प्स दोस, यानी खुदा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं या अपनी मदद आप करते हैं, तब जाके इसकी मीनिंग कंप्लीट होंगे। तो इस तरह के क्लॉज को आप कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट मेयरली कॉम्प्लीमेंट्स अ सेंटेंसेस मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उसके बारे में बताता है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका डिपेंड करता है मेन क्लॉज के ऊपर, इसलिए आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपका मेन क्लॉज कौन सा है, ये वाला आपका मेन क्लॉज है, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये उस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसके साथ एक और लिखा हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्या होता है वो यहाँ देख लीजिए। A coordinate clause is a clause that is introduced by one of the coordinating conjunctions, most commonly and or but. Coordinating clause जो होता है, ऐसा clause होता है जो कि conjunction and और but के ज़रिए आप उसे introduce करते हैं, यानी ये दोनों अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे, आप अगली एग्जाम्पल देखिए। नंबर 4, he failed many times but he didn't give up. The underlined part is, इसको पॉज करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताया था। ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। वाई? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा होता है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आपके पास हो गई एंड या बट। तो आप इसकी तरफ देखिए, ये बट से शुरू हो रहा है, और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? अगर आप कहते हैं बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, किस वजह से हिम्मत नहीं हारी, क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी? Here is the main clause. He failed many times. वो कई बार फेल हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको ये दो तो समझ में आ गए होंगे, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का तो आपको फ़र्क पता चल गया दोनों का। अब आइए नंबर 5 पे। She is a teacher whom we all respect. अंडरलाइन पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब, फ्रेज। फ्रेज तो ये हो नहीं सकता, आप तो इसे एक्सक्लूड कर लीजिए। 10 सेकंड्स लीजिए, सोचिए इसके बारे में। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, डेफिनेशन देख लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉजेस begin with the relative pronouns including who, whom, whose, that, and which. They may also begin with the relative adverbs such as when, where, and why. ये ऊपर तो आप भूल जाइए, तो सेम डेफिनेशन है जो क्लॉज की डेफिनेशन है। अब यहाँ आप देखें तो ये शुरू होते हैं हु, हुम, हुज और इस तरह के, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ये इनसे शुरू होते हैं। तो आप देख लीजिए हुम यहाँ आया हुआ है, हुम, और ये आपका क्या, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। शी इज़ अ टीचर, वो टीचर है, whom we all respect, जिनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, नंबर 6, I parked the car where I could easily find it later. अंडरलाइन पार्ट है आपका। You can think for 10 seconds. आपका आंसर है एडवर्ब क्लॉज। ये अगला क्लॉज आ गया आपका एडवर्ब क्लॉज। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए।
देखिए एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन देखने से पहले आप एडवर्ब की डेफिनेशन देखिए। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इंग्लिश में ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं, यानी वर्ब को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और डिटेल बताते हैं या उसके साथ मज़ीद इजाफा करते हैं मालूमात का, तो उन्हें आप एडवर्ब कहते हैं। तो ऑब्वियसली एडवर्ब क्लॉज भी वही होगा जो वर्ब के बाद लगेगा या वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। सेंटेंस के अंदर अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये उनको मॉडिफाई करते हैं। आई पार्क द कार, मैंने कार पार्क की। वेयर आई कुड ईजिली फाइंड इट लेटर, यानी जहाँ मैं उसे बाद में तलाश कर सकूँ, यानी कार मैंने ऐसी जगह पार्क की ताकि मुझे वापस वो कार जगह ढूंढने में आसानी हो। अब यहाँ सेंटेंस आपका कंप्लीट था, आई पार्क द कार। अब यहाँ वर्ब क्या आपका पार्क, कार को पार्क करना, ऐसी जगह करना जहाँ आप आसानी से उसे फाइंड कर सकें। तो देखिए सेंटेंस तो यहाँ तक कंप्लीट था, इसने वर्ब के साथ मज़ीद मीनिंग को ऐड कर दिया, तो ये आपका कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट की तरफ आइए, नंबर 7, आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग। अंडरलाइन पार्ट इज, आपके पास 10 सेकेंड है, जब आप अपने जहन में सोचिए। इसका आंसर है रिलेटिव क्लॉज। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, हु, और रिलेटिव प्रोनाउन अभी पीछे भी आपने देखा डेफिनेशन के अंदर आया हुआ था। दिस इज द डेफिनेशन, अ रिलेटिव क्लॉज इज वन काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ऑब्वियसली ये है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो भी होता है, बट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये बात भी ठीक है। It is sometimes called an adjective clause because it functions like an adjective. Relative clause जो होता है बाज़ औक़ात adjective clause भी कहलाता है। Adjective clause से पहले आपको adjective के बारे में पता होना चाहिए। Adjective जो होता है किसी noun या pronoun के meaning में इजाफा करता है, उनको modify करता है, उनके बारे में और information देता है। उनके अंदर चूँकि relative pronouns इस्तेमाल होते हैं जो कि as a subject काम करते हैं, इसीलिए आप उनको adjective clause या relative clause कहते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, आई सॉ अ बॉय, मैंने लड़के को देखा, हु वॉज क्राइंग। अब यहाँ पे आपका हु क्या है, सब्जेक्ट है, जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, उस लड़के की तरफ इशारा कर रहा है जो रो रहा था। आई सॉ अ बॉय, मैंने लड़का देखा, हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था या चिल्ला रहा था। तो ये आपका हुआ रिलेटिव क्लॉज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। चलें नंबर 8 की तरफ देखिए, that is a car which belongs to my brother. Options are phrase, predicate, relative clause, relative pronoun. सोचिए ज़रा, आपके पास 10 seconds हैं। आपका आंसर है relative clause, ये आपका relative clause है। अभी पीछे आपने relative clause पढ़ा हुआ है। देखिए सेंटेंस which से स्टार्ट हुआ है, that is a car, वो कार है, which belongs to my brother, जो मेरे भाई से ताल्लुक़ रखती है, यानी जो मेरे भाई की है। which या एज ए सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, नंबर 9, if he comes late he will receive the fine or penalty. options are 10 सेकेंड से ज़रा सोचिए इसके बारे में। इसका जवाब है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन बताई गई है, इफ़ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता है, अगर मगर, तो ये आपकी कंडीशन बन जाती है। द कंडीशन क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद इफ़ और अनलेस, यानी शुरू में अगर आपके इफ़ या अनलेस आ जाए तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। द कंडीशनल क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज से पहले भी आ सकता है या बाद में यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह किसी जगह भी आ सकता है, लेकिन कंडीशनल होगा। क्वेश्चन 10 की तरफ देखिए, कैशियर टॉक टू अस इन अ रूड मैनर। द ऑप्शंस आर नाउन फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। सोचिए ज़रा 10 सेकेंड के लिए। आपका आंसर है एडवर्ब फ्रेज। अब ये देखिए क्लॉज तो हमने पढ़ लिए सारे, अब तो ये फ्रेज है। वाई? क्योंकि ना यहाँ सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इन अ रूड मैनर,
इन आपका प्रपोजिशन है और रूड मैनर, रूड मैनर आपका क्या हुआ, ये आपका नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ कोई ऐसे क्लॉज वाली बात ही नहीं हो रही, तो आप फ़ौरन चूज़ करेंगे एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्यों है, नाउन फ्रेज या प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों नहीं है, हालांकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, तो ज़रा देख लेते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 2 or more words that function as an adverb in a sentence। अब ये हालांकि स्टार्ट तो प्रपोजिशन से हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब क्या करता है, यानी सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। जैसे अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें, कैशियर टॉक टू अस, कैशियर ने हमसे बात की, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है आपका कि उसने हमसे बात की। इन अ रूड मैनर, यानी रूड अंदाज में, बुरे अंदाज में उसने बात की। यहाँ अपने अंदाज के बारे में बताया, यानी सेंटेंस के अंदर एक यूनिट को ऐड कर दिया, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द अंडरलाइन पार्ट इज। सोचिए ज़रा 10 सेकेंड्स के लिए। ये सेंटेंस है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, सिंपली बिकॉज इट बिगिंस विद द प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन से शुरू हुआ है, जबकि आपके पास है विद। यानी आप ये देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशन जो होती है वह सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करती है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये आपका मेन क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, रियलाइज आपका वर्ब हुआ, मिस्टेक आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ, तो ये चीज़ किसको अफेक्ट कर रही है, मिस्टेक को कर रही है। यानी वक्त के साथ साथ उसे एहसास किस चीज़ का हुआ, उसकी मिस्टेक का। और यहाँ स्टार्ट हुआ है प्रपोजिशन से, तो इसलिए आप इसे कहेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, द बॉस वांट्स टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट। बॉस कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट करना चाहता है। ऑप्शंस आर, 10 सेकेंड है आपके पास, ज़रा सोचिए कौन सा फ्रेज है। आपका आंसर है नाउन फ्रेज। डेफिनेशन की तरफ देखिए, नाउन फ्रेजेस जो होते हैं ये वर्ड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन का काम कर रहा है। टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट, बॉस आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ द बॉस, वांट आपका वर्ब हुआ, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक नाउन होता है। टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट, ये पूरा आपका यूनिट सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, जो उन्होंने यहाँ बताया हुआ आपको, तो इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। नंबर 13, द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड। द अंडरलाइन पार्ट इज, यू हैव 10 सेकेंड्स। आंसर है वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज नाम से ज़ाहिर है कि ये वर्ब का काम करता है। ये देख लीजिए वर्ब फ्रेज की डेफिनेशन। सबसे पहले वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका सेंटेंस के अंदर एक्शन जो होता है, यानी कोई चीज़ अगर एक्शन डेमोन्स्ट्रेट करती है तो वो वर्ब होता है, जैसे प्ले, टॉक, ईट वगैरह। जब इन्हें आप लिंकिंग वर्ब के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपके वर्ब फ्रेज बन जाते हैं। लिंकिंग वर्ब जैसे आपके पास हो गया इज़, मस्ट, विल और हैज़, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं, ये वर्ब फ्रेज बनाते हैं। वर्ब फ्रेज जो होते हैं वो 3 लिंकिंग वर्ब तक उनके अंदर हो सकते हैं, यानी बड़े भी हो सकते हैं, और ये बाज़ औक़ात कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी काम होते हैं। तो ये आपके पास वर्ब फ्रेज है, क्योंकि आप देख लीजिए ये एक आपका लिंकिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है जो ing फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह का फ्रेज जब भी अंडरलाइन होगा तो आप इसे कहेंगे वर्ब फ्रेज। ये आसानी से आप पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नंबर 14, माई बेस्ट फ्रेंड अ डॉक्टर लिव्स इन दुबई। ऑप्शंस आर, सोचिए ज़रा, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। आंसर है आपका पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव जो होते हैं ये नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। यहाँ पे देखें डॉक्टर जो है वर्ड एक नाउन है। ये करते क्या है कि ये साथ वाले जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप देख लीजिए, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त, अ डॉक्टर। आपको ये पता चल गया
कि इसका बेहतरीन दोस्त दुबई में रहता है और वो एक डॉक्टर है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो कि इसको आइडेंटिफाई करती है, इसे आप क्या कहते हैं, अ पॉजिटिव कहते हैं। और ये एज अ फ्रेज इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसे अ पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। आप इसे क्लॉज कभी नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, यहाँ वर्ब तो है ही नहीं। सो दिस इज़ फ्रेज। तो ये थे 14 क्वेश्चन जिसमें मैंने तकरीबन सारे फ्रेजेस एंड क्लॉजेज मेन जो एग्ज़ाम में आते हैं मैंने आपको कवर करवा दिए। ज़रा गौर से लेक्चर को सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को पता चलेगा। इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस आपको करनी है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम में भी आए, सेकेंड ईयर के पेपर में आपने देखे होंगे। अब उस पेपर से मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं और कुछ आपको इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ आइडेंटिफाई किए विच यू जस्ट नीड टू सॉल्व। अब प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरी 2 वीडियोस मौजूद हैं, सेपरेट ऑन द फ्रेजेस पे 25 क्वेश्चन और क्लॉजेस पे 25 क्वेश्चंस मौजूद हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर उनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो ऑब्वियसली लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो उन वीडियोज़ की प्रैक्टिस करने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। आप YouTube के सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो वो आपको हमारे YouTube चैनल पे ले जाएगा। वहाँ इस तरह के प्रैक्टिस टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं और कुछ और प्रैक्टिस मटेरियल भी वहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप एक्सरसाइज करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फॉलो मुझे कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।